स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की ये क्लास चल रही है जिसमें मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के मैं नोट्स आपको दिए हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। कल इससे पिछले वीडियो में मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि की टैक्सेबिलिटी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, प्रोविडेंट फंड जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि, 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, वैधानिक भविष्य निधि कहते हैं इसको। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं इसको। ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए लागू होता है। जिस एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज करवा लिया है, प्रमाणित करवा लिया है, तो उसे हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या प्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं। और जिस एम्प्लॉयर ने इस तरह का कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, उसे हम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तीनों तरह के प्रोविडेंट फंड के संबंध में जो टैक्सेबिलिटी की पॉइंट बात आती है, वो 3 तरह की टैक्सेबिलिटी होती है। एक तो एनुअल क्रिएशन यानी वार्षिक वृद्धि, जो हर माह एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट करता है वो एनुअल क्रिएशन कहते हैं। उस प्रोविडेंट फंड पर एम्प्लॉयर जितना इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट की जो आपको आय हो रही है आपके खुद के कंट्रीब्यूशन पर, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन जितना भी पैसा जमा हो रहा है प्रोविडेंट फंड में, उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। और एक रिटायरमेंट पर लमसम में जो पैसा भविष्य निधि का रिटायरमेंट पर लमसम एक मुश्त में सेवानिवृत्ति पर जो पैसा मिलेगा उसको हम लमसम ऑन रिटायरमेंट, तो 3 तरह से टैक्सेबिलिटी बनती है। अब हम सबसे पहले लेते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो एनुअल क्रिएशन हो उसमें, चाहे इंटरेस्ट की क्रिएशन हो उसमें, और चाहे रिटायरमेंट पर। तीनों ही सिचुएशन में पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो भी लिमिटेड है, सबके लिए सेम होता है। इंटरेस्ट की रेट भी सेम होती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। तीनों ही सिचुएशन में ये एग्जम्प्ट है। अब आप लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल आता है, और उस एम्प्लॉयर ने जिसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको रिकॉग्नाइज करवा लिया है, प्रमाणित करवा लिया है, इसलिए हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इसमें क्या सिचुएशन बनती है कि जो एनुअल क्रिएशन है, यदि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक है तो एग्जम्प्ट है, और उससे ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। सैलरी की डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है कि वेतन का 12% वेतन का मतलब है सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस DA कंडीशनल प्लस COS कमीशन ऑन सेल्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट। यदि 9.5% तक इंटरेस्ट एम्प्लॉयर दे रहा है उसके ऊपर तब तो एग्जम्प्ट है, और 9.5% से ज़्यादा दे रहा है तो जितना ज़्यादा दे रहा होगा वो टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कुल मिलाकर एम्प्लॉयर ने आपको साल भर में 10,000 रुपये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और 10% से दे रहा है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 जो रेट से मिल रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन जो भी रेट मिली है वो, और 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एग्जाम्पशन का अमाउंट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। यदि 9.5% से कम इंटरेस्ट दे रहा है एम्प्लॉयर तब तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है। टैक्सेबिलिटी की पॉइंट कब आएगा? तब 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट वो दे रहा होगा। तो 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज़ वो एग्जाम्प्ट होगा। और रिटायरमेंट पर जो भी पैसा मिलेगा पूरा एग्जाम्प्ट है। जो टैक्सेबिलिटी करनी है वो ड्यूरिंग द सर्विस, एनुअल क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। लमसम में जो भी अमाउंट रिटायरमेंट में मिलेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है कि यदि वो एनुअल क्रिएशन है, एनुअल क्रिएशन, तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है यदि एनुअल क्रिएशन का है। इसी तरह से इंटरेस्ट भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, चाहे एम्प्लॉयर कितना भी इंटरेस्ट दे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किसी भी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। अब टैक्सेबिलिटी की बात आती है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, कब? रिटायरमेंट पर। रिटायरमेंट पर केवल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही टैक्सेबिलिटी की पॉइंट बनता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दोनों में ही
लमसम जो रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है, केवल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ही बनती है। अब आप देखिए इसमें भी मैंने एक टेबल बना दी है। देखिए मैंने प्रोविडेंट फंड की पूरी टेबल बना दी है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगी, वरना बहुत सारी चीज़ें इतनी हैं, एक टेबल में सारी चीज़ें को मैंने इंक्लूड कर लिया है। देखिए इसमें जो रिटायरमेंट पर लमसम में अमाउंट मिलता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और एक इंटरेस्ट होगा। ये दो ऊपर लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल जो मूलधन जो जमा हुआ है वो, और प्लस इंटरेस्ट, दो चीज़ हो गई। और इसमें दो चीज़ हो गई, और क्या हो गई, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इस तरह से मैंने ये टेबल बना दी है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट यानी मूलधन जो पैसा जमा हुआ है, और एक इंटरेस्ट, और ये है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन खुद जो है उसमें उसने डिपॉजिट कराया, तो वो तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं बने, क्योंकि ग्रोस सैलरी पहले टैक्सेबल हो गई होती है, और आपका पैसा आपने जमा कराया वही आपको मिल रहा है, तो इसमें टैक्सेबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। हाँ, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता है, यदि मान लीजिए आपका यानी एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, ये मान के चल दे रहे हैं। यदि मान लीजिए 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए में ये भी कह रहा है, मान लीजिए वो 2.5 लाख इंटरेस्ट के हैं और 2.5 लाख प्रिंसिपल के अमाउंट है, या उल्टा मान लो 3 लाख तो प्रिंसिपल का अमाउंट है, 2 लाख इंटरेस्ट है, और दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन है, तो 3 लाख का 1.5 लाख यहाँ हो जाएगा, 1.5 लाख यहाँ हो जाएगा, 2 लाख का 1 लाख इधर हो जाएगा और 1 लाख इधर हो जाएगा इंटरेस्ट में। देखिए समझ रहे हो, यानी मान लीजिए उसको 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख में ये कहता है कि 3 लाख तो क्या है प्रिंसिपल का और 2 लाख ब्याज का है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का आधा आधा है, यानी 3 लाख का आधा प्रिंसिपल दोनों में बढ़ गया, और 1.5 लाख जो 2 लाख ब्याज है वो भी आधा आधा दोनों में बढ़ गया, तो खुद का कंट्रीब्यूशन 3 लाख का 1.5 लाख, ये तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और खुद के कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिला, ब्याज कितना मिला, 1 लाख रुपए मिला, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ब्याज जो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, क्योंकि उसका खुद का इन्वेस्टमेंट था, उसके ऊपर जो ब्याज मिला, तो इसमें लिख दिया मैंने कि एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम सैलरी में एग्जेम्प्ट बट टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो 5वां मेजर हेड है उसमें जाके वो टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी 3 लाख मैंने एज्यूम किया था प्रिंसिपल का अमाउंट, 3 लाख का आधा तो एम्प्लॉय का हो गया, वो तो एग्जेम्प्ट होगा, और 1.5 लाख जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उनको मिला वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से जो 1 लाख रुपए ब्याज इसके यानी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो 1 लाख रुपए ब्याज मिला वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब आप शॉर्ट में दोबारा ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में दोनों पैसा बांटते हैं अलग अलग, खुद का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ये मान के चले इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा खुद के कंट्रीब्यूशन पे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन है तो यहाँ तो हम इन दोनों को ही एग्जाम्प्ट कर देंगे, वो जब पूरा असेसमेंट का क्वेश्चन आएगा जहाँ अपन ले जाएंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, या इनकम फ्रॉम सैलरी में तो दोनों ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और एम्प्लॉयर का जितना कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो पूरा पूरा यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं एक बार समाप्त करता हूँ प्रोविडेंट फंड समझाने के लिए, और कार की फैसिलिटी के लिए अगला वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।